हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमान आईएएस। करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे एमपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स की। ओके, तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले बात करते हैं जीवन शक्ति योजना की। जीवन शक्ति योजना जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लो कॉस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मास्क बनाने के लिए और लोगों को प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट की गई है। साथ ही साथ ये हेल्प करेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने में, यानी कि अर्बन एरियाज में जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी को रोजगार भी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके साथ साथ इकोनॉमिकली हेल्प होगी और मास्क की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए मास्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप N95 या कोई स्पेसिफिक मास्क यूज करें। हम यहाँ पे कपड़े का बना हुआ कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस और स्नीजिंग के टाइम पे जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं उन्हें एक दूसरे में फैलने से प्रिवेंट किया जा सके। तो जीवन शक्ति योजना आपको याद रखना है, मास्क बनाने से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है वो है एमपी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने भीलवाड़ा मॉडल पर IITT स्ट्रेटेजी स्टार्ट की कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब IITT स्ट्रेटेजी क्या करेगी? देखिए, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग एंड देन ट्रीटमेंट। इन चारों चीजों को अपनाकर हम कोविड-19 के स्प्रेड को काफी हद तक रोक सकते हैं और उसकी चेन को बनने से ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, और इसके चलते एमपी में जो कोविड पेशेंट्स की ग्रोथ रेट है वो कम होकर 1.43% पे आ गई है, यानी कि एमपी ने काफी अच्छा रिकवर कर लिया है। तो भीलवाड़ा मॉडल पे IITT स्ट्रेटेजी, देखिए एग्जाम में मैचिंग करा ली जाती है कि कौन सी स्ट्रेटेजी का फुल फॉर्म क्या है, किस लिए वो चलाई गई थी। ओके, तो आपको याद रखना है। अगर डायरेक्ट ये नहीं भी पूछा जाता है तो कम से कम ऑप्शंस एलिमिनेट करने में तो हमें हेल्प हो ही सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोजगार सेतु। रोजगार सेतु जो है वो एक ऐप है। ये ऐप बनाया गया है माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर्स के लिए। माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर्स, आप सभी को पता है कि अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अपने अपने स्टेट जहां पे वो काम कर रहे थे वहां से होम स्टेट में, होम टाउन में लौटकर वापस आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। उस इकोनॉमिक क्राइसिस को कर्ब आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है। सेतु यानी कि ब्रिज। ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा एम्प्लॉयर्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कि इस ऐप पे जाके जो ग्राम पंचायत हैं वो अपने यहाँ के लेबर्स, जो कि माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उन्हें रजिस्टर कर सकती है कि वो लेबर जो है वो किस तरह की जॉब करने में सक्षम है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में, इंडस्ट्रियल जॉब में, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं वो उस ऐप पे खुद को रजिस्टर करेंगी कि उनकी किस तरह के लेबर्स को लेकर डिमांड है। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाएगा और एक दूसरे में आपसी सामंजस्य बिठाकर हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रोजगार सेतु ऐप आपको समझ में आ गया है, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया गया है। एमपी जो है वो फर्स्ट स्टेट है टू लॉन्च स्किल मैपिंग सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, यानी स्किल के अकॉर्डिंग मैपिंग की जा रही है किस माइग्रेंट वर्कर में कौन सी स्किल है। ओके, तो अभी तक 7.30 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो इंडेक्स किए जा चुके हैं और रोजगार सेतु ऐप से लिंक है। नेक्स्ट हमारी योजना है चीफ मिनिस्टर जन कल्याण संबल योजना। ये स्कीम जो है वो अभी नई नहीं है, पहले से चली आ रही है, लेकिन इसको रिन्यू किया गया है अभी। चीफ मिनिस्टर जन कल्याण संबल योजना जो है वो वापस से एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इसे जब कांग्रेस गवर्नमेंट एमपी में आई थी उन्होंने नाम बदल दिया था, जन कल्याण नया सवेरा स्कीम रख दिया था, जिसके बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस से नाम बदल कर रख दिया है चीफ मिनिस्टर जन कल्याण संबल योजना। अब इसका लाभ किसको मिलेगा? देखिए, यहाँ पे संबल प्रदान करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाएगा अर्बन और रूरल वर्किंग क्लास पीपल को और बीपीएल कार्ड होल्डर्स को।
जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन सभी को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस स्कीम में कवर होने वाले हैं, तो आप देखिए यहाँ पे चार्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अनुग्रह सहायता योजना, फिर है अंत्येष्टि सहायता योजना, अंत्येष्टि यानी फ्यूनरल, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, शिक्षा में भी हेल्प करेंगे, बकाया बिजली बिल माफी योजना, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण योजना यानी कि स्किल डेवलपमेंट जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट में काम आ सके, सरल बिजली बिल योजना और निःशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना। ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी जन कल्याण संबल योजना में। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। जो फ्री मेडिकल ऑब्स्टेट्रिक असिस्टेंस है वो उसमें 16,000 रुपए की राशि दी जाएगी, सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था निःशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना, इसके अंतर्गत 16,000 रुपए का जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम। इसमें क्या होगा, सभी को 200 रुपए मात्र में, 200 रुपए में ही बिजली प्रोवाइड की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग स्कीम यानी कई सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए। इक्विपमेंट ग्रांट्स स्कीम फॉर एडवांस्ड बिजनेस, कई सारे सब्सिडाइज्ड इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वेबर स्कीम। एजुकेशन प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही गई है, अभी अभी इसमें सुधार किया गया है कि 12th क्लास में जो टॉप 5,000 स्टूडेंट्स होंगे उन सभी को 30,000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ओके, टॉप 5,000 स्टूडेंट्स को 30,000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी संबल योजना के अंतर्गत। फ्यूनरल एड स्कीम में क्या होता है कि जिनके पास पैसे नहीं होते अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, उन्हें भी गवर्नमेंट 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। यहाँ पे आप देखेंगे हु विल नॉट बी बेनिफिटेड, यानी किसे इसका लाभ नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्कीम में कुछ क्रीमी लेयर्स होती है जो कि इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो कि इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन के हितधारक हैं वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे फार्मर्स जिनकी 1 हेक्टेयर से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर ऐसे एम्प्लॉयज जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर इनकम टैक्स पेयर हैं, ये सभी इस स्कीम के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है दोनों ही चीजें, किनको फायदा होगा, क्या फायदा होगा और किन्हें इससे फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है वो है पंच परमेश्वर योजना। पंच परमेश्वर योजना जो है ये खुली ग्रामीण विकास की नई राह। देखिए आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट के लिए पंच परमेश्वर योजना स्टार्ट की है, जो कि 14 फाइनेंस कमीशन की 1555 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों के खाते में डाली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत। ओके, किस लिए है ये? देखिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और ड्रिंकिंग वाटर सहित कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगी। मेनली इसमें क्या क्या है ये हमने देख लिया है कि 1555 करोड़ की राशि दी गई है। औसतन 8 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम पंचायत को मिलेंगे डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए। और क्या क्या डेवलपमेंट होंगे? सीमेंट कंक्रीट की रोड्स बनाई जाएंगी, कवर्ड ड्रेन्स, पक्की ड्रेन्स बनाई जाएंगी, गौशाला, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जिनका रेनोवेशन होना है वो किया जाएगा, टॉयलेट्स आदि का निर्माण, पाइपलाइन एक्सटेंशन, साफ सफाई, सैनिटेशन वगैरह, इन सभी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, जो कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूडेड है, उसको भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा पंच परमेश्वर योजना के तहत। और ये किसके लिए है? रूरल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज के बारे में। Recently, Ministry of Railways has taken the first step towards privatization of railways by inviting requests for qualifications यानी कि RFQ to private players for operation of passenger train services। यानी कि अभी अभी Ministry of Railways ने डिसाइड किया है कि वो रेलवेज को कुछ हद तक प्राइवेटाइज करेंगे। अब आखिर ये प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट है क्या और क्यों प्राइवेटाइज करने का गवर्नमेंट ने सोचा? देखिए जो ट्रेन्स हैं वो प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथों में सौंपी जाएंगी, यानी कि कुछ ऐसी ट्रेन्स भी चलेंगी जो कि
टोटली प्राइवेट ऑपरेटर्स के अंतर्गत काम करेंगी। उनका जो मेंटेनेंस है वो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी होगी। अब ऐसी कितनी ट्रेन्स होंगी? 151 मॉडर्न ट्रेन्स चलाने का सरकार ने अभी सोचा है, जो कि 109 नए रूट्स पर प्लान्ड आउट होंगी। ओके, प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है पैसेंजर ट्रेन्स में वो 5% रहेगा और 95% जो ट्रेन्स है वो अभी भी सरकार के हाथों में ही रहेंगी, यानी सरकार के द्वारा ही मेंटेन की जाएंगी। 5% जो ट्रेन्स है वो प्राइवेटाइज्ड होंगी। इससे क्या होगा? जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएगा। ओके, यानी कि प्राइवेट जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब आप देखिए रीजन क्या है प्राइवेटाइजेशन का। इंडिया का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी सारे के सारे मॉडर्न और हाई टेक्नोलॉजी पैमाने पर खरा नहीं उतरता है, यानी कि सारी फैसिलिटीज इंडियन रेलवेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग 840 करोड़ टिकट्स में से लगभग 5 करोड़ टिकट्स जो हैं वो वेटेड लिस्ट में ही रह गए, यानी कि वो क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या तो उन्हें अपनी जर्नी कैंसिल करनी पड़ती है या फिर उन्हें परेशान होते हुए जाना पड़ता है, यानी कि जो रेलवेज है अभी लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे डिमांड सप्लाई फैक्टर जो है वो मेल नहीं खाता है। उसके अलावा आप देखेंगे 13.3% पैसेंजर्स जो है वो कंफर्म रिजर्वेशंस नहीं पाते हैं, क्योंकि समर सीजन्स में जो रेलवे रूट्स है वो काफी बिजी हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिडक्शन इन ट्रांजिट टाइम, यानी टेक्नोलॉजी और ट्रांजिट टाइम दोनों की ही जो डिमांड डेफिसिट है वो अभी गवर्नमेंट ट्रेन्स में देखी जाती है। ओके, तो हम देखेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी वजह से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। लोगों को जल्दी ही कंफर्म टिकट्स मिल पाएंगे, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी, 151 नई ट्रेन चलेंगी तो कंफर्म टिकट्स मिल पाएंगे और फास्टर ट्रेन होंगी, क्योंकि जो नई ट्रेन होंगी उनमें नई टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा तो वो ट्रेन ज्यादा फास्टर होंगी और कई सारी उनमें मॉडर्न एडवांस फैसिलिटीज भी होंगी। मेंटेनेंस कॉस्ट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो पुरानी अभी ट्रेन्स चल रही हैं उन्हें हर 4000 किलोमीटर के बाद मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जबकि जो नए ट्रेन्स होंगी उनमें 40,000 किलोमीटर चलने के बाद ही मेंटेनेंस की नीड होगी, जिसकी वजह से क्या है, टाइम बचेगा। जो प्राइवेट एंटिटी है वो रेलवेज को फिक्स्ड हॉलेज चार्जेस पे करेंगी, एनर्जी चार्जेस पर एक्चुअल कंजम्पशन पे करेंगी, जो कि सरकार के रेवेन्यू में ऐड होगा। यहाँ पे आप देखेंगे RFQ जो है वो मेक इन इंडिया पॉलिसी पे बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन्स होंगे, जो कोचेस होंगे वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, जिसकी वजह से कई सारे जॉब्स क्रिएट होंगे और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो पाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट आएगा, मेक इन इंडिया में भी बूस्ट आएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सही है? आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉडर्नाइज करने की जरूरत तो है रेलवेज को, लेकिन क्या मॉडर्नाइजेशन का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। हम रेलवेज को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसे प्राइवेटाइज करें, क्योंकि प्राइवेटाइज करने से काफी सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनमें कमी आ जाएगी और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब हम एमसीक्यूज के थ्रू करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पिनाका इज एन ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO. Astra is a beyond visual range class of air-to-air missile system designed to be mounted on fighter aircraft. All-weather capacity है इसके पास. It has capability to destroy the enemy targets which are beyond their visual range. A third statement है MiG-29 fighter jet is a twin-engine multi-role fighter jet developed by Soviet Russia in the 1970s. तीनों में से आपको डिसाइड करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़िए तीनों स्टेटमेंट्स को, फिर आंसर दीजिएगा।
ओके, तो आंसर आपने सोच लिया होगा। यहाँ पे आप देखेंगे आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स ही सही है। अब आप सोचेंगे करंट अफेयर्स में ये क्यों आया है, तो आपको याद रखना है अभी अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी ने कई सारे प्रपोजल्स अप्रूव किए हैं जो कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तो क्या प्रपोजल्स हैं? गवर्नमेंट जो है वो 33 एयरक्राफ्ट्स को परचेज करेगी, जिसमें 21 मिग-29 होंगे रशिया से, 12 सुखोई 30 होंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से। तो अभी भी इंडिया ने ये सब खरीदने का सोचा है, इसीलिए ये चीज न्यूज में थी। और हाँ, डिफेंस से ये क्वेश्चंस हर साल लगभग पूछे जाते हैं, मिसाइल्स के बारे में या कोई ट्रीटीज के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में। तो आपको जो भी मिसाइल्स है, इक्विपमेंट्स है और वो किसके द्वारा बनाई गई है, आपको ये नाम जरूर याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द श्रावणी मेला, यानी श्रावणी मेला किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या नन ऑफ द अबव? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड हर साल श्रावणी मेला को ऑर्गेनाइज करता है जो कि देवघर में होता है। शिवा, लॉर्ड शिवा के जो डिवोटीज हैं वो लोग इस मेले में शामिल होते हैं। ये जो मेला है हर साल आषाढ़ पूर्णिमा के नेक्स्ट डे से शुरू होता है, लगभग 1.25 महीने तक चलता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है श्रावणी मेला किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स? ऑथर का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू एंड ऑप्शन डी CA पट्टाभीराम। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कई लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा एम वेंकैया नायडू और CA पट्टाभीराम में। अगर आपको नहीं पता है तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। यहाँ पे आंसर होगा CA पट्टाभीराम। इन्होंने इस बुक को लिखा है, लेकिन एम वेंकैया नायडू जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूज में कई बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डज इंडिया साइन द MOU फॉर सप्लाई ऑफ LPG? LPG की सप्लाई के लिए भारत ने किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी ओमान। Correct answer will be option C, Bangladesh. India has swung into action and has signed the LPG extension agreement, which will help in giving the LPG in affordable price to the rural population in Bangladesh. यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को LPG कनेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Recently, scientists have identified a newly emerged strain of influenza virus that is infecting Chinese pigs and that has potential of triggering a pandemic. Name of that virus is, यानी अभी अभी चाइना में एक नया वायरस मिला है जिससे एक पैंडेमिक क्रिएट हो सकता है। उस वायरस का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए G4, ऑप्शन बी G5, H1N1 या फिर G2। आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए G4 वायरस। रिसेंटली साइंटिस्ट ने H1N1 स्ट्रेन को G4 वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया है। ये वही स्ट्रेन है जो कि 2009 में स्वाइन फ्लू पैंडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल था और जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है। ओके, तो ये हो गया आंसर आपका G4। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आसमान IAS करंट अफेयर सीरीज में। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।